हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएमपी 4 सब्जेक्ट को, उसका वन शॉट का पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि नया सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस मैंने कवर करवाया बहुत अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो एनवायरनमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है और आप उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो है आपके स्कोप में रहता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब ये कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स है, उसकी वीकनेस है, उसके बारे में आप एवेलुएट करेंगे। यही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है। ये फोकस करते हैं ऑन एरियाज़ लाइक रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड कल्चर। तो इसका जो मेन एम है वो है टू फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज़ वेल एंड वेयर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये जो करने का पर्पज़ है ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे भाई वो काम अच्छा कर रहा है। तो यही जो है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का काम है। स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है वो हम इसलिए करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई है, उसके बारे में हमें बेसिकली पता चल जाए। तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? तो पहला स्टेप है कि हमें आइडेंटिफाई करना है की एरियाज़ को। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर हम एनालिसिस इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर हम रिजल्ट्स जो उसको एवेलुएट करेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। तो चलो अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहला है आइडेंटिफाई की एरियाज़। तो इसमें क्या है कि डिसाइड करो कि विच एरियाज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बेसिकली इसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में लेके उसको आइडेंटिफिकेशन करना, उसका एनालिसिस करना है। सेकंड जो है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या करना है, आपको रेलेवेंट डेटा गैदर करना है। आपको इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स भी फॉलो करनी पड़ सकती है। एनालाइज इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी है उसको एनालाइज करो, उसको डिकोड करो, उसको समझो। अब क्या करना है, आपको रिज़ल्ट को एवेलुएट करना है। मतलब आपको रिज़ल्ट को कंपेयर करना है कि भाई जो आप चाहते थे क्या उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ। यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो, अगर सपोज़ आपका जो रिज़ल्ट है आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है तो आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ सकती है, प्लान चेंज करना पड़ सकता है। तो ये वही चीज़ें हो गई। अब हमारा एक और सेकेंड हेडिंग है सोर कॉम्पिटेंसी एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जो कोर कॉम्पिटेंसी है ये क्या है, इज़ अ यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स वेरी वेल एंड फाइंड्स डिफिकल्टी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी। इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि ये कोई यूनिक स्ट्रेंथ है या कैपेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसे वो यूज़ करता है कि भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कॉपी कर नहीं पाएगा। ये कोई यूनिक स्ट्रेटजी हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई कि भाई जो कॉपी करने में दिक्कत आ रही है किसी आपके कॉम्पिटिटर को। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। डोमिनोज पिज़्ज़ा जिसकी ब्रांच रशिया में, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था कि अगर आप हमारा जो पिज़्ज़ा है उसका अगर आप टैटू करवा लेते हैं अपने हैंड्स पे तो हम आपको लाइफ टाइम फ्री पिज़्ज़ा देंगे। इस कैंपेन की वजह से हर दूसरे पर्सन ने, रशिया के हर दूसरे पर्सन ने इतने टैटू बना लिए कि डोमिनोज़ वालों के लिए फ्री मील देना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद शायद 4-5 लोगों को ये ऑफ़र मिला, लाइफ टाइम ऑफ़र। तो डोमिनोज़ ने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करी और जैसे ही लोगों ने देखा कि भाई ये तो इतने फ्री मील्स कैसे देंगे, तो किसी ने भी उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करी और इसकी वजह से डोमिनोज़ का रशिया में बड़ा नाम हो गया। पहले लोग डोमिनोज़ पिज़्ज़ा जो है रशिया में ख़रीदते नहीं थे, लेकिन इस मुहिम के बाद जो है लोग ख़रीदने लग गए। रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स, जैसे कि फ़िज़िकल हो गया, ह्यूमन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर द इनपुट्स अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प इन क्रिएटिंग द वैल्यू। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, जितना भी आपका मशीनरी हो गया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स ही हुआ, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? आर द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू यूज़ द रिसोर्सेज बेटर दैन द कॉम्पिटिटर। तो देखो, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयट करती है, उनसे जितना हो सके काम निकलवा लेती है, सैलरी भी कम देती है,
अनएथिकल है, वो लोग गलत प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, हार्ड फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। मतलब कुछ ऐसा आप अपना आइडिया लगाओ या इस तरह से रिसोर्स को यूज़ करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी ना कर पाए। प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स, लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लेज़ इंडिया। तो लेज़ ने जैसे ही देखा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे कि भाई पाम ऑयल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैकेट के पीछे 2 टाइप के सिंबल लगा लिए, एक हैशटैग लगा लिया और एक रोम्बस का सिंबल लगा दिया कि जिससे ये पता चले कि भाई पैकेट में राइस ब्रांड ऑयल यूज़ हुआ है या फिर पाम ऑयल यूज़ हुआ है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स के लिए ईजी नहीं थी कॉपी करनी, लेकिन हम कितना में बोले कि कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं करते, बट वो कॉपी कर ही लेते हैं। ये सेम चीज़ मैंने देखा है, जितने भी बिंगो के पैकेट्स हैं, आईटीसी के पैकेट्स हैं, उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी कॉपी कर ही ली है। अगर आप सेम बिजनेस में तो आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी हो ही जाती है, कोई कितना भी बोले। अब हम स्टडी करेंगे टूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को अचीव करने के लिए कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो पहला है स्वॉट एनालिसिस, फिर आ गया फंक्शनल एनालिसिस, फिर है वैल्यू चेन एनालिसिस, उसके बाद बेंचमार्किंग और फिर बैलेंस स्कोर कार्ड। स्वॉट एनालिसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होगी, जैसे अगर एक कंपनी के पास काफ़ी फंड्स है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो वही कंपनी की स्ट्रेंथ हो जाती है। वीकनेस की बात करें तो कंपनी की वीकनेस क्या है, जैसे कंपनी के पास फंड्स नहीं है तो वो उसकी वीकनेस हो गई। आपको ऐसे याद रखना है कि कोई भी कंपनी हो, अगर उसके पास प्रॉपर फंड है, अच्छी रेपुटेशन है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। और अच्छी रेपुटेशन उसी कंपनी के पास है भाई जिसके पास पैसा है, लोग उसे ही पूछते हैं। जिसके पास कोई पैसा है नहीं उसे कोई क्यों ही पूछेगा, वो तो उसके लिए वीकनेस ही हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटी वो चीज़ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रैब करना चाहती है, उसको अचीव करना चाहती है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला है तो कंपनी उसको तुरंत के तुरंत अचीव करना चाहती है, वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है नए सेक्टर में, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो गया। थ्रेट की बात करें कि भाई अगर सपोज़ कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या फिर ट्रेड वॉर हो गया कि भाई टैरिफ लगे ही जा रहा है, तो वो कंपनी के लिए थ्रेट होगा, क्योंकि भाई उसके प्रोडक्ट सपोज़ अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उस कंट्री ने टैरिफ लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई उसके प्रोडक्ट को पूछेगा नहीं। लोग अपनी कंपनी के डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के डोमेस्टिक जो भी कंपनीज़ हैं उनसे परचेज़ कर लेंगे सामान को। सेकेंड है फंक्शनल एनालिसिस। ये हमारा एवेलुएट करता है डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि हो गई मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एचआर एक्सेट्रा, कि भाई परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फंक्शनल एनालिसिस नाम से पता चल रहा है कि भाई जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस को हम जब पढ़ेंगे उस टाइम इस डायग्राम को हमें बना लेना है। वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है, वो एक टेक्निक है used to identify key activities in an organization that create value for customers. It includes primary and support activities. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी की एक्टिविटीज़ है जो कि क्रिएट कर रही है वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो यही हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस है। इसके जो भी डायग्राम है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको कॉपी पेन में बना लीजिएगा। इसको एग्ज़ाम में अगर आप बना के आएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कम थ्योरी में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेंचमार्किंग की बात करें तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट एरिया। मतलब जो भी सपोज़ कि दूसरी इंडस्ट्री है या कोई दूसरी कंपनियाँ जिसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट माना जाता है उसके साथ कंपेयर करो और फिर देखो कि भाई आप कहाँ लाइक करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट भी कर ही सकते हो। फिफ्थ जो है हमारा बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है। तो ये क्या करता है, मेज़र करता है परफॉर्मेंस फ्रॉम फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स। तो अब हम टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो इसकी टोटल 3 टेक्निक्स हैं, इंटरनल एनालिसिस, व्रियो फ्रेमवर्क और वैल्यू चेन एनालिसिस। तो इसमें हम इंटरनल एनालिसिस और व्रियो फ्रेमवर्क को कवर करने वाला है, क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट में बता दिया है। बाकी आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिएगा। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द इंटरनल फैक्टर्स लाइक रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड सिस्टम टू अंडरस्टैंड हाउ दे इफेक्ट परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है इंटरनल फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि हमारा रिसोर्स हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गया,
स्ट्रक्चर हो गया, कल्चर हो गया, और वो सिस्टम्स हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे हम ये समझ सकें कि ये हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं या आपकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा। व्रियो फ्रेमवर्क, व्रियो स्टैंड्स फॉर वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है टू एवेलुएट वेदर अ रिसोर्स कैन लीड टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये इसका फुल फॉर्म हमें याद कर लेना है कि भाई क्या है, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती है वो हमें वैल्यू क्रिएट करके देती है। जो हमारे रेयर रिसोर्स हो गए वो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। इमिटेबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि भाई उसकी वजह से क्या है कि कॉम्पिटिटर के लिए कॉपी करना हार्ड रहता है। जितने भी वेल ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज हैं हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मिनिमम वेस्टेज हो। यूनिट 7, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो यार एक्चुअली क्या हो रहा है, यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, जो ये PDF मैंने बनाई है नोट्स की, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। आप साइड बाय साइड आप क्या करना, स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर लेना, वो नोट्स रेफ़र कर लेना और जो मैं बोल रही हूँ उसको भी सुन लेना। चलो यार, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। ये पहले हमने पढ़ लिया, 3 लेवल जो होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है उसको हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है उसको वो करता है, ड्राइव करता है। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इवन स्कोप भी अगर पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, ये लिख के आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है कि इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड एंड स्कोप है, यानी कि इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। तो यह करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये कवर करता है और उसके बिजनेसेस को जो है देखता है। ठीक है ना। सेकेंड है भाई इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिट हो अच्छे से। थर्ड है टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन। तो इसका जो भी जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी सब कुछ होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हमारी टॉप मैनेजमेंट करके देती है। फोर्थ पॉइंट है कंसर्न विद ओवरऑल डायरेक्शन। मतलब ये क्या करता है, पूरी की पूरी डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई क्या करना है, कैसे ग्रोथ होगी। फोर्थ है, यह करता है इन्वॉल्व्स मेजर डिसीजंस। मतलब जितने भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं वो साइड से बात टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, तो इसमें वो आपको करके लिखना है। सिक्स्थ पॉइंट है हाई इम्पैक्ट। तो इसके जो डिसीजंस है ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, इस वजह से इसका हाई इम्पैक्ट रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो अगर बाई चांस आप इंपॉर्टेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट भी लिखो तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये कर लेते हैं जिससे थोड़ा आप ज़्यादा बना के लिख सकूँ। तो पहला है कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये हम कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंश्योर करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये भी जो मैं पार्ट बोल रही हूँ ये भी कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स से ही रिलेटेड है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, ये ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स एलोकेशन। ये पॉइंट आपने देखा होगा BBA के हर सब्जेक्ट में ये पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वही है जो मेरा फेवरेट लाइन है, आपको रिसोर्सेज को, संसाधनों को इस तरह से यूज़ करना है जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम आपका लॉस हो या मिनिमम आपका वेस्टेज हो। एनहांसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसी स्ट्रेंथ बनानी है जिससे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको कॉपी ना कर सके, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहे। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो रिस्क हो उससे आपको बचत हो, आप बच जाओ, ऐसे आपको पॉलिसी डिज़ाइन करनी है। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको ऐसा करना है कि भाई आपको सपोज टीम वर्क करवा दिया जिससे कि आप प्रॉपरली अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास टोटल 3 लेवल्स होते हैं स्ट्रैटेजी के। पहला है कॉर्पोरेट लेवल, फिर है बिजनेस लेवल और फिर है फंक्शनल लेवल। तो जो फंक्शनल लेवल है वो हमारा मोस्टली लोअर लेवल होता है, जो हमारा बिजनेस लेवल है वो हमारा मिडिल लेवल होता है और कॉर्पोरेट लेवल हमारा टॉप मैनेजमेंट का जो है होता है। तो जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल है उसमें क्या है, वो हमें ओवरऑल डायरेक्शन देता है, स्कोप देता है, ग्रोथ देता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस लेवल में क्या है कि भाई वो फोकस करता है कि आप कैसे कॉम्पीट कर सको एक स्पेसिफिक मार्केट में। और फंक्शनल लेवल में क्या होता है, जितना भी आपका डे टू डे ऑपरेशन होता है उस पर जो है फोकस रहता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसको डिराइव करती है। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो इसके टाइप्स की बात करें तो पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नाम से पता चल रहा है कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे फोकस करना है,
आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, जो मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी जो प्रॉफिट है, जो भी आपका मार्केट शेयर है, वो इंक्रीज़ हो। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी मार्केट की करंट जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके चलना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने सोचा कि हम अपनी मार्केट पोजीशन को बढ़ाएंगे, आपने उसके लिए बहुत एफर्ट्स करे, आप आ भी गए आगे और फिर आपकी जो एफर्ट्स है, जो भी आपकी कंसिस्टेंसी है, आप उसमें ढीले पड़ गए। थर्ड है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, तो इसमें क्या है, आपका जो फोकस होता है वो होता है कि भाई हम कैसे करके कॉस्ट को रिड्यूस करें, कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने देखा है कि जो कंपनीज़ होती है उसमें ले ऑफ होता है, तो हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे या फिर उनके बिना भी काम हमारा चल सकता है, हम उनको जो है रिमूव कर देते हैं। या फिर अगर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत लेबर काम कर रहे, काम करते हैं, एक मशीन खरीद लेते हैं, लेबर का काम जो है मशीन कर देगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब जो काम लेबर कर रहा है उसके लिए आप पेमेंट दे रहे हो, इससे अच्छा हम मशीन से करवा देते हैं, एक्यूरेट होगा, एफिशिएंट होगा और लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट भी देगा। आपको बस वन टाइम इन्वेस्ट करना है। फोर्थ है कॉम्बिनेशनल स्ट्रैटेजी, तो ये क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो जो पॉइंट्स आपने ग्रोथ और स्टेबिलिटी में लिखे हैं, आप कॉम्बिनेशन में वो पॉइंट्स चिपका देना। फोर्थ है कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, तो इसमें क्या है, आपको कोलैबोरेशन करना है अलायंस के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू या फिर जॉइंट वेंचर्स के थ्रू। और जो भी मतलब आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयर करना है, रिसोर्स शेयर करना है, आपको म्यूचुअल बेनिफिट लेना है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक मार्केट प्रेजेंस दिखानी है, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़े, साइज़ एक्सपैंड हो। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ानी है, आपको मार्केट के शेयर को एक्सपैंड करना है, नए प्रोडक्ट्स और सर्विस आपको डेवलप करवानी है, आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू मार्केट सेगमेंट में एंटर कर पाए, स्ट्रेंथ करनी उसकी कैपेबिलिटी और उसके रिसोर्सेज को। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसके टोटल 4 टाइप्स है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। अब बात करें स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हम एम करते हैं टू मेंटेन द करंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी रखनी है, जिस मार्केट पोजीशन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी है, आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करके चलना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो वही चीज़ें जो मैंने बता दी ऑब्जेक्टिव में, वही सेम चीज़ है कि भाई मेंटेन करो मार्केट की करंट पोजीशन को, आपको कंसिस्टेंट रहना है, इंप्रूव करो एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को, रिस्क को अवॉइड करो, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करो। अब अगर आपने रिस्क ले लिया तो चांसेस है कि आपकी जो मार्केट की पोजीशन है वो गिर जाए या फिर आपको कोई लॉस हो जाए, हैवी लॉस हो जाए। जनरेट स्टडी कैश फ्लो, ठीक है। व्हेन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड, हम कब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, व्हेन द इंडस्ट्री इज मैच्योर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड, जब आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, आपके पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है नहीं। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट पोजीशन से सेटिस्फाइड है, तब भी हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा एनवायरनमेंट अनसर्टन है या फिर रिस्की है, उस टाइम भी हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द फोकस इज ऑन एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, उस टाइम पे भी हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है और हमारा जो रिटर्न है उसको मैक्सिमम करवाना है। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं यूनिट 7 को। अब यूनिट 8 हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो जो हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है वो हमारा मिडिल लेवल होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं एट दी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसे हम SBU भी कहते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल बिजनेस लेवल भी होता है। इट फोकसेस ऑन हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस कैन compete सक्सेसफुली इन इट्स इंडस्ट्री एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन vis-a-vis राइवल्स टू अचीव अबव एवरेज रिटर्न्स। मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट हो और आपको एवरेज रिटर्न से ज़्यादा अचीव हो पाए। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऐसे बिल्ड करना है जिससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिल जाए। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली बात है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, आपकी बेटर पोजीशनिंग हो रही है, फोकस कर रहे हो आप एफर्ट्स पे, आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो और आप सस्टेनेबिलिटी भी कर रहे हो। फोकस एफर्ट्स में क्या होता है कि यार आपको जो रिसोर्सेज है उन्हें ऐसे यूज़ करना है जिससे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाए। बेटर पोजीशनिंग में क्या है कि ये हेल्प कर रहा है फर्म को बिल्ड करने में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को, और उससे क्या हो रहा है, वो स्टैंड आउट हो रहा है फ्रॉम द कंपटीटर, मतलब अलग से हट के दिख रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या होता है
जो बिज़नेस है वो क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है जिससे कि उसे अच्छे रिटर्न मिल सके जो कि एवरेज के अबव होते हैं। गाइड्स डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है यार कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है उसके लिए आप नेगोशिएशन करोगे, डिस्कशंस करोगे, तो इन सब चीज़ों में फोकस करोगे। सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं और आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि भाई आप एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल यूज़ करो जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी जो है उसको यूज़ कर पाए। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो इसका पहला टाइप है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, और थर्ड है फोकस स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एम इज़ टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, मतलब आपको जो आप गुड सेल कर रहे हो, कमोडिटी सेल कर रहे हो, उसको लोएस्ट कॉस्ट में आप सेल कर रहे हो। फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंट ऑपरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, बेस्ट सूटेड फॉर प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो इसका एग्जांपल है डेल। जैसे कि डेल क्या है, एक लैपटॉप ब्रांड है जिसने क्या किया, अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर से लो करके रखा है। इससे क्या होता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे ड्यू टू द लो कॉस्ट एंड क्वालिटी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का जो एग्जांपल है वो है एप्पल और नाइक। तो इनका जो होता है, आपको नाम से पता चल रहा है एप्पल मतलब प्रीमियम है कुछ ना कुछ, तो इसमें क्या होता है कि आप चार्ज ज़्यादा कर रहे हो और उसके बदले आप फीचर्स अच्छे दे रहे हो, या फिर इसकी एक अच्छी ब्रांड इमेज है कि भाई सिर्फ अमीर लोग ही इसको जो है लेते हैं। नाइक की बात करें तो ये लोग जॉर्डन्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं, जो लोग काफ़ी रिच है, हाई क्लास है, वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट कम नहीं कर रहे हो लेकिन आप फीचर्स ऐसे दे रहे हो, उसका ब्रांड ऐसा है कि भाई एक स्टेटस सिंबल टाइप का आपको दर्शाता है। थर्ड है फोकस स्ट्रैटेजी। तो फोकस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, फैब इंडिया, अमूल। इसमें जो हमारा एम होता है वो ये रहता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना है। इसमें आपके पास चॉइस रहती है, या तो कॉस्ट फोकस करो या तो डिफरेंशिएशन फोकस करो। कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इसकी प्रीवियस स्लाइड में कवर करवा दिया था। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमें लोएस्ट कॉस्ट रखना है जिससे कि जितने भी लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में ये है कि जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे कि प्रीमियम प्रोडक्ट का एप्पल हो गया, नाइक हो गया, ऐसे ऐसे जो मोबाइल कंपनीज़ हैं या ऐसे ऐसी शू कंपनी हैं, तो इन्हें सिर्फ वही लोग जो है अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास स्टेटस सिंबल है, वही उसको अफोर्ड करते हैं। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में दो टाइप के हमारे पास डिफरेंशिएशन है। पहला हो गया टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब वो होता है कि भाई जो आप देख पा रहे हो। इनटेंजिबल का मतलब है कि जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो टेंजिबल डिफरेंशिएशन में हो गया जैसे कि यूनिक फीचर हो गया, सुपीरियर क्वालिटी हो गया, अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो गया, अच्छी पैकेजिंग हो गई, आफ्टर सेल्स सर्विस हो गई। ठीक है, तो आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप देखो, एप्पल का फ़ोन आपने परचेज़ किया तो उसका क्या है, अच्छे फीचर्स है, दिखने में भी बड़ा सुंदर है, पैकेजिंग भी अच्छी है, उसके सेल्स के बाद अच्छा सपोर्ट देते हैं कि भाई मैडम क्या हुआ, दिखाइए हमें, हम सही कर देंगे, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अच्छा ये ख़राब हो गया, कोई नहीं मैम, हम रिप्लेस कर देंगे, ये लो नया ले लो। तो ये आपका टेंजिबल डिफरेंशिएशन है जो कि आप देख सकते हो। इनटेंजिबल डिफरेंशिएशन वो है कि जो आप नहीं देख सकते। जैसे कि ब्रांड इमेज की बात करें, कस्टमर लॉयल्टी की बात करें, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें और रेपुटेशन की बात करें। तो एप्पल कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, उसकी ब्रांड इमेज भी अच्छी है, उसने अपने आप को एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट किया है। कस्टमर लॉयल्टी भी अच्छी है कि जिसने एक बार एप्पल का फ़ोन खरीद लिया वो एप्पल ही खरीदता है, उसके अलावा वो दूसरा खरीदना नहीं चाहता है। बहुत कम ही ऐसे यूज़र्स होते हैं जिन्होंने पहले एप्पल ख़रीदा वो एंड्रॉयड में स्विच कर रहे हैं। वो कहेंगे नहीं यार एंड्रॉयड नहीं लेंगे, एंड्रॉयड में तो वो स्टेटस सिंबल नहीं है। आईफोन लेते हैं तो लोग कहते हैं, भाई लोग 10 बार पूछते हैं कि भाई आईफोन है, दिखा एक बार हमें, चलाने दे, फ़ोटो ले, ये वो। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो आपने देखा है कि एप्पल में हमेशा वो अपने कोई ना कोई नए फ़ोन लॉन्च करते ही रहते हैं। किसी में उन्होंने कैमरा का लोकेशन चेंज कर दिया, किसी में उन्होंने कैमरा बड़ा कर दिया, 3 कैमरा कर दिया, अब क्या पता 4 कैमरा कर दें, इनका भरोसा नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एडवांटेज की बात करें तो भाई इसमें प्रीमियम प्राइसेस है, अच्छी क्वालिटी है, कस्टमर की लॉयल्टी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हर कस्टमर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक डिसएडवांटेज है, कॉस्ट ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि एप्पल ने अपने आप को ऐसे मार्केट किया है तो बाकी जैसे ओप्पो हो गए, वीवो हो गए, ये इस तरह से इनको कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है उस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं जो कि मिडिल क्लास है और वो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लें। और एक और जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें क्या है, कंटिन्यूस इनोवेशन करना है। एप्पल हमेशा ही अपना कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, आपने देखा ही है। अभी इन्होंने आईफोन 17 पता नहीं क्या क्या लॉन्च किया है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। फोकस स्ट्रैटेजी में 2 टाइप है, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। तो कॉस्ट फोकस में आपने ये लिखना है कि इसमें क्या होता है कि आपको लोवेस्ट प्राइस पे सेल करना है,
इससे क्या आप एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो सपोज़ एक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी राइस को एक लोएस्ट प्राइस पे सेट कर दिया है। सपोज़ वो कह रहे हैं कि हम 1 किलो चावल 15 रुपये में बेचेंगे। तो जितने भी लोग हैं उस एरिया के या फिर जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो कहेंगे भाई हम यहीं से लेंगे। तो मैक्सिमम इंडिया में मिडिल क्लास है, तो वो उसी चावल की कंपनी के पास जो है जाएगी। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन फोकस की। तो जैसे इसमें एग्जांपल वही आईफोन का एग्जांपल हो गया, चलो आईफोन छोड़ते हैं, अब हम नाइकी की जॉर्डन्स की बात करते हैं। तो जैसे अगर किसी पर्सन को शूज़ ख़रीदना है, उसके पास पैसा भी है, तो वो कहेगा कि भाई नाइकी के जॉर्डन्स लेंगे, ये ट्रेंड में चल रहा है, एस्थेटिक लग रहा है, जो भी है। तो ऐसे करके जो है डिफरेंट आपको पॉइंट्स बना के लिख देने हैं। डिफरेंशिएशन में ये लिख देना कि भाई उसका जो है प्रोडक्ट का प्राइस प्रीमियम रहता है, उसमें फीचर्स रहते हैं, ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है। और कॉस्ट फोकस में आपको ये लिखना है कि भाई उसका क्या है, कॉस्ट जो है लो रहता है और ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए बेस्ट रहता है, ये आपको कॉस्ट एडवांटेज देता है। यूनिट 9, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को जो हमारा लोअर लेवल है वो उसको जो है मैनेज करता है। जैसे कि जो मैनेजर्स हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या है? दे आर डिटेल्ड प्लान फॉर्मुलेटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, दीज अलाइन the activities for each function with corporate and business level strategy to ensure efficient use of the resources and maximum performance। तो आपको resources को इस तरह से यूज़ करना है जिससे आपका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम आपका वेस्टेज हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहला है कि ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, यही कि आपको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट करवाना है और आपको मिनिमम वेस्टेज करवाना है। अलायंस फंक्शन विद गोल्स, मतलब इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द गोल्स। सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग, तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है जितने भी मैनेजर्स हैं वो डिस्कशंस करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे और उसके बाद जो है अपनी पॉलिसी या प्लानिंग करेंगे। एनहांसेस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशंस, तो इसमें क्या है कि टीम्स जो है साथ में काम करेंगी टू अचीव अ शेयर्ड इंटरेस्ट। एनकरेजेस इनोवेशन एंड अडेप्टिविटी, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको इनोवेशन करना है, चीज़ों को आपको जो भी आपका कोई एग्जिस्टिंग सामान है उसमें आपको क्रिएटिविटी ऐड करनी है। जैसे एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिक टूथब्रश का। पहले हमारे जैसे कुछ टाइम पहले ले लो कि 4-5 साल पहले नॉर्मल टूथब्रश हुआ करता था। तो किसी पर्सन ने देखा कि भाई एक काम करते हैं, हम जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च कर देते हैं, टाइम भी बचेगा और वो अच्छे से क्लीन भी कर देगा। तो उसने इनोवेशन ही कहीं ना कहीं किया है। बिल्स कंपेटिटिव एडवांटेज, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सुपीरियर क्वालिटी रहती है, आपका कॉस्ट कम रहता है सामान का, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक जो है बढ़ता है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के टाइप क्या क्या है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, फाइनेंस स्ट्रैटेजी हो गया, HR स्ट्रैटेजी हो गया, प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी हो गया, R&D स्ट्रैटेजी हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी हो गया। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको मार्केट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग देखनी है, आपको प्रमोशन करना है, आपको देखना है प्रमोशन किस टाइप से करना है, अखबार में प्रिंट करना है या फिर आपको जो है कोई वीडियो बनानी है, वर्ड ऑफ माउथ करना है। प्राइसिंग देखना है आपको, प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होना चाहिए आपका। फाइनेंस स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें आपका फोकस रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, बजटिंग पे, कॉस्ट कंट्रोल पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। HR स्ट्रैटेजी में क्या रहता है, आपको रिक्रूटमेंट करना है, लोगों का सिलेक्शन करना है, आपको जो एम्प्लॉयज़ हायर की उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे वो काम कर सके अच्छे से, आपको लोगों की परफॉर्मेंस मतलब मॉनिटर करना है, बेसिकली कंपनसेशन देने, उनको पैसे भी देने, फ्री में तो कोई करेगा नहीं कंपनी का काम। एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, आपको टाइम टू टाइम उनका मोरल भी बूस्ट करना है, अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है आपको उससे जो हेल्प करनी है। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, तो इसमें क्या है, आपको कैपेसिटी प्लानिंग करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सामान कम बना दिया या सामान ज़्यादा बन गया, तो उसका आपको जो है ध्यान रखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी भी टू द मार्क होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब है। प्रोसेस डिज़ाइन, इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री में जो है ऑप्टिमल क्या कहते हैं इन्वेंट्री का यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इन्वेंट्री में स्पेस कम है, आपने सामान ज़्यादा लोड कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मेंटेनेंस भी होना चाहिए। R&D की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नाम से पता चल रहा है कि आपको कंटिन्यूसली न्यू चीज़ें डेवलप करनी है, इनोवेशन होगा इसमें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी जो है होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी,
इसमें क्या है, आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है, उसको एक साथ जो है प्रस्तुत करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डेटा को मैनेज करना है और सिस्टम की सिक्योरिटी को भी आपको देखना है। तो इसके बारे में आप लोग बस अगर आप हेडिंग्स भी याद रखते हैं, अंदर का बना के आप लोग आराम से लिख देंगे। ये इस वीडियो का लास्ट यूनिट है, इससे हम पूरी 9 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको 10 से लेके 14 यूनिट तक सारी करवा दूँगी कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था कि ये लोअर लेवल स्ट्रैटेजी होती है, जिससे कि हमारे जो मैनेजर्स हैं या जितने भी हमारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, वो उसको जो है ऑपरेट करते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस पे हमारा फोकस रहता है। तो अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे इन फॉर्मुलेटिंग फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या आपके पास क्लियर गोल होने चाहिए, मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एनालाइज करना है एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या आपको देखना है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेस क्या क्या है, आपकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी थ्रेट्स है, ऐसे करके आपको चीज़ें जो है देखनी है। जनरेट स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, डेवलप करना है पॉसिबल स्ट्रैटेजी और कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फोर्थ है एवेलुएट एंड सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि आपने जितना भी सब कुछ देख लिया उससे आपको एक बेस्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। डेवलप्ड एक्शन प्लान्स। तो इसमें क्या है, आपको एक प्लान बनाना है जो कि बेस्ट सूटेड है, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, वो आपके अचीव आराम से हो जाए। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। अब क्या करना है, आपने जो भी आपने प्लान किया है आपको उसको मॉनिटर भी करना है, आपको चेक करना है, आपको उसकी परफॉर्मेंस असेस करनी है। की कंसिडरेशन। तो पहला है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में क्या होता है कि एक ऑपरेशन के साथ दूसरा ऑपरेशन जो भी चलना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन। इसमें क्या करना है, प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर बेटर रिजल्ट। तो डिफरेंट फंक्शंस को अचीव करने के लिए क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन करवाना है प्रमोट, और कोलैबोरेशन भी प्रमोट करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन मतलब कैसे उन्होंने काम को डिवाइड कर लिया, बेसिकली वही है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें क्या है, आपको संसाधनों को इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम आपकी वेस्टेज हो, कम जो है रिसोर्सेज आपके वेस्ट हों। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को, उसके जो चेंजेस हैं उनको आप अडाप्ट कर लो, तो वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। परफॉर्मेंस फोकस की बात करें तो अब क्या करना है, आपको आपके रिजल्ट्स को मेज़र करना है कि जो आप चाहते थे वो हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। सो यार, अब हमने कवर कर लिया यूनिट 9 तक। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं यूनिट 10 से लेके यूनिट 14 तक कंप्लीट करवा दूँगी, पूरा सिलेबस हो जाएगा और आप आराम से अपना एग्ज़ाम बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।